स्टूडेंट द स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एमपी टेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दूसरा चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है जल। इसके पहले हमने वायु के बारे में पढ़ा था, अब इसके बाद हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल हमारे जीवन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारक होता है। जल से हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पूरा करते हैं, जैसे नहाना, धोना, खाना पीना, यानी हमारे दैनिक जीवन की जितनी आवश्यकताएं होती हैं उन सभी को हम जल से ही पूरा करते हैं। जल के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जल का उपयोग कहाँ पर होता है, जल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, या जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं, या जल जो होता है तो पृथ्वी से किस रूप में उड़ता है और आसमान में जाकर के बारिश का रूप कैसे धारण करता है। सूर्य के ताप के कारण जब जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर के बादलों का रूप ले लेता है, यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। इस चैप्टर से भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो जल का स्तर होता है, तो सबसे पहले जो नदियों का जल होता है, जब उस पर तेज रोशनी पड़ती है तो वो जल वाष्पित होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें, जिससे वो जल उठ करके ऊपर की ओर जाता है और वहाँ पर संघनित होकर के बादलों का रूप धारण कर लेता है। और जब बादलों में घर्षण की प्रक्रिया होती है तो वही जल जो है नीचे बारिश के रूप में गिरता है, जिसका पानी जो होता है, जिसके पानी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। यहाँ पर अभी हमने जल चक्र के बारे में डिस्कशन किया है। तो जल चक्र होता क्या है? तो जल चक्र होता है जब बारिश का जल जो होता है, तो जो नदियों में इकट्ठा जल होता है तो वो वाष्पित होकर के ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठ करके फिर से वही दोबारा संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, और जब उनमें घर्षण होता है तो वही बारिश के रूप में वही पानी नीचे की ओर गिरता है। हमारी पृथ्वी थमसाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर थमसाला क्या होता है। तो थमसाला होता है, ये छोटे घर के जो पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, जो व्यक्तियों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा छोटे छोटे पौधे रखने के घर बनाए जाते हैं। तो जो घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, जहाँ पर हम पौधे रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अहाता कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? थलसाला कहते हैं। थलसाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में था। जो अलावड़ जल के मुख्य स्रोत, जैसे कि अलावड़ जल होता है जहाँ पर नमक की मात्रा नहीं होती है, तो वो अलावड़ी जल जो होता है उसके प्रमुख स्रोत जो हैं नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवड़ी होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं दोस्तों। यहाँ पर कई ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे हमने पहले देखा है कि कुछ एमपी टेट एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब नदियों के पानी में जब तेज़ धूप पड़ती है तो उससे जो जल उठ कर के ऊपर जाता है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। और एक प्रश्न और पूछा गया था, किसी टेट एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो बारिश होती है तो वो बादलों के संघनन से होती है, संघनन के बाद होती है, या घर्षण के बाद होती है, या वाष्पीकरण के बाद होती है। तो ये सभी उसी के रूप हैं, लेकिन जो बादल बनते हैं वो किससे बनते हैं? संघनन से।
तो इसलिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि बादल किसके बाद बारिश करते हैं, तो संघनन की प्रक्रिया के बाद बारिश करते हैं। थल साला के बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कशन करेंगे। एक बड़े जार में 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, उसके बाद उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। उसके बाद हम व्यवस्थित करने के बाद इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। अगर हमें जल चक्र के बारे में एक छोटा प्रयोग करके देखना है, तो सबसे पहले एक पौधे को हम बॉटल में रखते हैं, उसमें बड़े पौधे को बीच में रखते हैं और छोटे पौधों को साइड पे रखते हैं। रखने के बाद उसमें ह्यूमस जो कि पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ह्यूमस की एक पतली परत लगा देते हैं और छोटे पौधे को व्यवस्थित करके फुहार से पानी भरते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं तो उनमें से जब हम पानी डालते हैं तो गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है और उन पत्तियों से जो जलवाष्प होती है वो संघनित होकर के जल के बूंदों के रूप में नीचे की ओर गिरता है। तो हम जल चक्र को अपने घर की प्रयोगशाला या यूं कहें तो थलशाला में भी इस प्रक्रिया को करके हम देख सकते हैं। यहाँ पर कई झीलें, महासागर, उन सभी के बारे में दिया गया है, जैसे द ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लेव झील, उत्तर अमेरिका की सॉल्ट स्लेक झील, इसी प्रकार से सभी झीलों के बारे में यहाँ पर हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि जो 1000 ग्राम पानी होता है या जल होता है तो उसमें मौजूद नमक की मात्रा क्या होती है? तो जो हमारा 1 लीटर जल होता है तो उसमें अगर हम महासागरों में देखें तो महासागर की जो औसत लवणता होती है वह 1 लीटर वह जो है तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। क्या आप जानते हैं इजराइल में एक मृत सागर है जहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं होते। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि मृत सागर जो है वो कहाँ पर है और मृत सागर की जो लवणता है वह कितनी होती है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, यानी 1 लीटर जल में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। अगर वहाँ पर तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन। अगर कोई तैराक यदि जल के ऊपर लेट जाता है तो वो जैसे एक बिस्तर होता है जिसमें हम लेट सकते हैं, तो उसी तरह से वह पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसका कारण क्या होता है कि मृत सागर में उपस्थित लवण की मात्रा। अगर हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए गए जल को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझना चाहें तो आप अपने घर में 12 चम्मच नमक ले लीजिए। उसमें से 9 चम्मच नमक जो होता है बर्फ छत्रक के रूप में, यानी जो ग्लेशियर के रूप में है। 2 चम्मच जल है जो भूमि का जल है, जिसमें से आधा चम्मच ऐसा जल है जिसमें लवण या नमक नहीं मिला होता, और 1 बूंद नदियाँ होती हैं जिनका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक होता है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास नहीं बुझाता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बाहुल्य संपदा को या संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ क्वेश्चंस आप अपने मन में इनके आंसर ढूंढिएगा कि जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। और जल संरक्षण की कुछ विधियां होती हैं जिनको हम घर में भी अपना सकते हैं और इसको विद्यालय में भी अपना करके जल को संरक्षित रख सकते हैं। महासागरीय परिसंचरण, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी कई MP टेट या अन्य एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है।
अब हम समुद्रों या महासागरों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब उसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। जो महासागर में तरंगें होती हैं, तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। आपने सुनामी के बारे में सुना होगा, कई बार जापान में, अमेरिका में, केरल में या तमिलनाडु में कई जगह आपने देखा होगा कि सुनामी आई थी। तो इस सुनामी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। जापान की लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है? पोताश्रय कहा जाता है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापी गई है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत विनाश हुआ था। सुनामी के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से डूब गया था। एक बार 2004 में भारत में के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे तथा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका आधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में भारतीय महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा था। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों में जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से भी की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप समूह पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर था। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि जो भारत में सुनामी है वो कब आई थी। और एक और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जापानी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? पोताश्रय कहा जाता है। और ये सुनामी से संबंधित बातों को भी याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिसंबर में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाश यह सुनामी सर्वाधिक कई पिछली सुनामियों से सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की बहुत अधिक हानि हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई।
अब हम यहाँ पर ज्वार भाटे के बारे में पढ़ेंगे। ज्वार भाटे से संबंधित क्वेश्चन भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी दिन में एक बार तरंगों का उठना और फिर गिर जाना, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है और उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्वार भाटे आते कैसे, उनके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध पर होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई से मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर तो ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्रियाकलाप हम देखेंगे कि एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भर लें और बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डाल करके पानी को गर्म कर दें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर उसकी संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें। जैसे अगर हम गर्म और ठंडा पानी डालेंगे और पानी को प्रवाहित करेंगे तो उसमें गर्म और ठंडी धारा के बारे में पता चलेगा। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराओं को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं इसे? महासागरीय धाराएं। यह धाराएं जो होती हैं तो ठंडी धाराएं जो होती हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं जो होती हैं तो वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कहाँ पर निकट होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, यह चैप्टर एमपी टेट एग्जाम की महत्वपूर्ण है। इसमें से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, ज्वार भाटा क्या होता है, जल चक्र क्या होता है, जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी होता है वो कैसे वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है और कैसे संघनित होकर के नीचे गिरता है, इनकी प्रक्रियाओं को पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ में जो सुनामी है वो कहाँ पर आई थी, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम अभ्यास में कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा के निकट या दोनों में से कोई नहीं। जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती हैं और जो हमारी ये गर्म धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है। तो महासागरों का गिरना और उठना जो है वो ज्वार भाटा कहलाता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सही जोड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ सही जोड़ियाँ दी गई हैं, जिसमें कैस्पियन सागर जो है वह एक विशाल सागर है।
फिर ज्वार भाटा जो है जल में उतार चढ़ाव को कहते हैं। लगभग यहाँ पर जो जोड़ियाँ वो मिली हुई हैं। कैस्मियम सागर है वो एक विशालतम झील है। जो ज्वार भाटा है तो वह जल में अधिक उतार चढ़ाव को हम ज्वार भाटा कहते हैं। सुनामी क्या है? तीव्र भूकंपी तरंगों को हम सुनामी कहते हैं। और महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? जो निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा, आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।